हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल सी अबाउट पार्ट सेकंड। लेसन है हमारा 12th साउंड यानी स्टडी ऑफ साउंड। सब्जेक्ट है साइंस और स्टैंडर्ड 9th का देख रहे थे हम। तो पार्ट 1 में आपको मैंने पूरा बता दिया, इंफ्रासाउंड अल्ट्रासाउंड ये बताए थे हमने, और साउंड कैसे प्रोपोगेट होता है, जनरेट होता है वो देखे थे। आज हम सेकंड पार्ट में देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कैसे होता है। सो जो लेसन 11th था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसमें हमने बताया था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन देखा था। वही लॉ फॉलो करता है साउंड, जिसके लिए एक एग्जांपल देकर है कि कार्डबोर्ड लीजिए, दो हॉलो पाइप लीजिए, एक जगह पर अलार्म क्लॉक रखनी है और दूसरे जगह पर आपको ईयर अपना रखना है और आपको सुनने की, इसकी जो टिक टिक है वह आपको सुनने की कोशिश करनी है, ट्राई करना है सुनने का उसको। तो इसको जब आप एडजस्ट करोगे तो वहाँ पर एक मार्क कर देना है और नॉर्मल के साथ जब आप काउंट करेंगे तो θ1 इज इक्वल टू θ2 आ जाएगा। सो व्हाई दिस हैपन, बिकॉज एंगल जो इंसिडेंट एंगल है वही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी इसमें रहता है। जैसे लाइट वेव के जैसा है, लाइक लाइट वेव साउंड वेव्स टू गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम सॉलिड और लिक्विड सर्फेसेस। सॉलिड या लिक्विड सर्फेसेस साउंड वेव्स भी रिफ्लेक्ट होता है। These waves also follow the law of reflection। जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमने पिछले लेसन में देखा था वही लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये साउंड वेव भी फॉलो करती है। A smooth और rough surface is needed for the reflection of sound। So साउंड एक तो स्मूथ या तो रफ सरफेस से रिफ्लेक्ट होगी। The direction of incident sound waves and reflected sound wave make equal angles with the perpendicular to the surface of all these three lie in the same plane। तो तीनों भी एक जगह पर ही चाहिए, ऐसा नहीं कि बीच में दीवार हो या कुछ हो। दूसरी बात, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल ही मिलेगा आपको, ये भी एक उसमें बेस है। उसके बाद है गुड एंड बैड रिफ्लेक्टर्स ऑफ साउंड। सो हाउ मच ऑफ द इंसिडेंट साउंड गेट्स रिफ्लेक्टेड डिसाइड्स वेदर द रिफ्लेक्टर इज गुड और बैड। साउंड कितने अमाउंट में रिफ्लेक्ट होगा, बहुत ज्यादा अमाउंट में अगर रिफ्लेक्ट हुआ तो गुड रिफ्लेक्टर, बहुत कम अमाउंट में रिफ्लेक्ट हुआ तो वो रिफ्लेक्टर को बैड रिफ्लेक्टर बोलेंगे, है ना। अ हार्ड एंड फ्लैट सरफेस इज गुड रिफ्लेक्टर। जैसे कि ग्लास, मिरर, वाटर का सरफेस, स्टील वाटर का सरफेस, ये कैसे हो गए, हार्ड है और फ्लैट है, तो ये है गुड रिफ्लेक्टर है। बट अगर आप देखेंगे कि क्लॉथ, पेपर, कर्टेन, कारपेट, फर्नीचर, दिस एब्जॉर्ब द साउंड इंस्टेड ऑफ रिफ्लेक्टिंग इट, तो ये रिफ्लेक्ट करने की जगह क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा साउंड वेव क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज बैड रिफ्लेक्टर ऑफ साउंड। उसके बाद है इको। सो यू मस्ट हैव विजिटेड एंड इको पॉइंट एट अ हिल स्टेशन। आपने इको पॉइंट देखा ही होगा, जैसे चिखलदरा है, माथेरान है, महाबलेश्वर है, महाराष्ट्र की बात करेंगे तो वहाँ पर इको पॉइंट रहते हैं। एक हिल पर आप खड़े रहो और अपना आवाज़ जोर से दो तो वो आपको थोड़ी देर बाद खुद का ही आवाज़ सुनने में आएगा, एंड दिस साउंड इज कॉल्ड एज इको। थोड़ी देर बाद खुद का ही साउंड अपने को सुनने में आना, उसको इको बोलते हैं। इको की डेफिनेशन है, एंड एन इको इज अ रेपिटेशन ऑफ ओरिजिनल साउंड बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन बाय सम सरफेस। सरफेस के रिफ्लेक्शन होकर रिपीटेशन में साउंड हमको सुनने में आना, इसको कहते हैं इको। ओके, अभी इको सुनने के लिए हमें क्या करना होगा, इन ऑर्डर टू बी एबल टू हियर द ओरिजिनल साउंड एंड इट्स रिफ्लेक्शन डिस्टिंक्टली, हमारा ओरिजिनल साउंड और उसका रिफ्लेक्शन अलग अलग सुनने में आना होगा। सो 22 डिग्री सेल्सियस पे मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा, सो 22 डिग्री सेल्सियस पे वेलोसिटी है साउंड की एयर के अंदर 344 मीटर पर सेकंड। अपनी ब्रेन इसमें कोई भी साउंड 0.1 सेकंड पर रिटेन रहता है। इसका मीनिंग क्या है, हमारा जो ब्रेन है वो जो प्रोसेसिंग करता है साउंड कौन सा आ रहा है, यानी वो डॉग है क्या, कैट है क्या, पेन है क्या, पेज का आवाज है क्या, कोई गाड़ी का हॉर्न है, ये सुनने के लिए हम जो ईयर में से जो साउंड जाता है ब्रेन तक के, तो उसकी इफेक्ट, उसका इफेक्ट, इसका इंप्रेशन कितनी देर तक रहेगा, 0.1 सेकंड तक। ओके, इसलिए
हमको अगर कोई साउंड सुनना है तो उसका वही साउंड अगर थोड़ी देर बाद सुनना है तो उसका मैक्सिमम यानी मिनिमम टाइम कितना होना चाहिए, मोर देन 0.1 सेकंड। सो इसलिए 0.1 सेकंड से थोड़ा सा ज़्यादा अपने को टाइम अगर मिल गया तो हमारे कानों के लिए, हमारे ब्रेन के लिए वो आवाज़ क्या रहेगा, नया रहेगा, और हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये दोनों भी आवाज़ कुछ देर बाद आ रहे हैं। सो थस वी कैन डिटरमाइन द मिनिमम डिस्टेंस। इसके हिसाब से हम मिनिमम डिस्टेंस रिटेन कर सकते हैं। सो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड देकर है हमको 22 डिग्री सेल्सियस पे, टाइम तो अभी बताया मैंने 0.1 सेकंड। सो 34.4 मीटर इतने अगर डिस्टेंस कवर करके वो साउंड वेव हमारा ही आवाज़ हमको अगर वापस आ गया तो हमारे लिए वो आवाज़ क्या रहेगा, नया आवाज़ रहेगा। सो इसका मतलब है कि ये है आप और ये है वॉल। यहाँ से आवाज़ वापस अगर आ गया कितना डिस्टेंस ट्रैवल करके 34.4, तो आपके लिए वो आवाज़ क्या रहेगा, नया रहेगा। और आवाज़ वापस आ रहा है इसका मतलब 17.2 आवाज़ जाएगा और 17.2 ट्रैवल करके वापस आपके कानों में आएगा। दोनों की एडिशन कर दो 34.4, यानी इसकी हाफ करना पड़ेगा ना। सो इसका मतलब है 17.2 मीटर पर एक वॉल अगर होगी कोई हॉल में, बोलो वो हॉल में से अगर आवाज़ आपके कानों में आ गई फिर से 17.2 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करके, तो आपके लिए वो क्या हो जाएगा, इको हो जाएगा। उसके बाद है रिवर्बरेशन। सो रिवर्बरेशन देखने के पहले ये थोड़ा सा रह गया था कि एज द वेलोसिटी ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ एयर, द डिस्टेंस डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। तो ये डिस्टेंस भी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है ना। जैसे हमने अलग अलग टेम्परेचर पे थोड़ा सा चेंज हो सकता है, और ये आइडियल डिस्टेंस इतना बोला गया है। तो अब रिवर्बरेशन साउंड मतलब क्या होता है, सपोज एक स्पीकर है, यानी बोलना वाला, जैसे सिंगर बोल लो या कोई भाषण देने वाले कोई व्यक्ति होंगे, और यहाँ पर एक लिसनर बैठा हुआ है जो इनका भाषण सुनने के लिए आया है। अब साउंड वेव तो कोई एक जगह से ट्रैवल नहीं करती, साउंड वेव तो ये सभी जगह से निकलेंगी। जैसे आवाज़, आप कुछ बात करते तो आपके पीठ के पीछे कोई खड़ा होगा तो उसको भी आवाज़ सुने आ रही है ना। तो इसका मीनिंग है कि साउंड सभी जगह से ट्रैवल करती है। अब साउंड अलग अलग एंगल बना कर वो लिसनर तक पहुंच रही है। होगा क्या ये लिसनर के साथ, पता है क्या, हर आवाज़ अलग अलग डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, यानी ये जो है ये डायरेक्ट डिस्टेंस है, इसमें कोई भी तरह का प्रॉब्लम नहीं। बट ये जो है ये बाकी के ये रिफ्लेक्टेड साउंड है, ये अलग अलग एंगल बनाकर जा रहे हैं, तो ये अलग अलग टाइम पर वो लिसनर तक पहुंचेंगे। और अलग अलग टाइम पर उसके लिसनर तक पहुंचने के बाद वो लिसनर कंफ्यूज हो जाएगा ना, वो तो लिसनर पागल हो जाएगा, छोड़ के भाग जाएगा उस सिंगर को, क्योंकि उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा वो कि आवाज़ क्लियर कट कैसी आ रही है। यानी मेरी बोलने की बात आप समझ रहे होंगे कि हॉल में अगर हम कोई फंक्शन हॉल में, कोई मैरिज हॉल में अगर गए तो वहाँ पर देखो आपको आवाज़ कंटिन्यूअसली लोगों के अलग अलग लोगों के आवाज़ सुने आते हैं, और ऐसा आवाज़ आता है, कुछ भी नहीं समझ में आता कौन क्या बोल रहा है क्या नहीं। जो हमारे पास खड़े हैं बस उसका ही आवाज़ हमको थोड़ा बहुत क्लियरली आता है, क्योंकि उसका डिस्टेंस क्या है, डायरेक्ट डिस्टेंस, बाकियों का आवाज़ पूरा घूम घूम कर आता है। ऐसे कंडीशन को ही बोलते हैं रिवर्बरेशन। रिवर्बरेशन मतलब गोंगाट, कल्ला, है ना। सो साउंड वेव्स गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द वॉल्स एंड रूफ ऑफ द रूम मल्टीपल टाइम। अलग अलग टाइम पर वॉल से, रूफ से लग कर आ रहा है, जमीन से भी लग कर आएगा, यानी ये भी साउंड हो सकता है। दिस कॉज अ सिंगल साउंड टू बी हर्ड नॉट वंस बट कंटिन्यूअसली। ये साउंड क्या होगा, एक बार नहीं सुने आएगा तो कंटिन्यूअसली आपको सुनने में आएगा, एंड दिस इज कॉल्ड रिवर्बरेशन। इसको ही तो बोलते हैं रिवर्बरेशन, अलग अलग टाइम पर सुनने आना। द टाइम बिटवीन सक्सेसिव रिफ्लेक्शंस ऑफ अ पर्टिकुलर साउंड वेव रीचिंग अस बिकम स्मॉलर एंड रिफ्लेक्टेड साउंड गेट मिक्सड अप। जैसे डायरेक्ट साउंड ये डायरेक्ट जाएगा, ये थोड़ी देर बाद, ये थोड़ी देर बाद, ये अलग अलग देर बाद, तो वही एक ही साउंड क्या होगा, उसको बार बार सुनने में आएगा। तो उसके लिए वो कोई क्लियरली सुन नहीं सकते, और इसलिए कुछ पर्टिकुलर सीट होंगे ऑडिटोरियम के, या तो कोई इंटरनल पार्ट होगा, वो पर्टिकुलर सीट को कलर अलग कर दिया जाता है,
यानी वो रिवर्बरेशन पॉइंट है, या तो फिर ये रिफ्लेक्शन को यानी रिवर्बरेशन को यहाँ पे साउंड वेव क्या होंगी, एब्जॉर्ब अगर आप साउंड वेव करना चाहेंगे, अगर ये साउंड वेव आपने यहाँ पर कोई ऐसा मटेरियल लगा दिया कि जो साउंड वेव एब्जॉर्ब कर ले तो रिवर्बरेशन कम हो जाएगा। यानी यहाँ से सपोज यहाँ पे मैंने कोई डोरमैट लगा दी या कोई अलग अलग यानी रफ सरफेस लगा दिया तो ये साउंड वेव क्या होंगी, एब्जॉर्ब हो जाएंगी और उसके वजह से इस पर्सन तक पहुँचेंगी नहीं, फिर उस तक क्या पहुँचेगा, सिर्फ डायरेक्ट साउंड। तो इसलिए रिवर्बरेशन कम करने के लिए हमको क्या चाहिए, बैड रिफ्लेक्टर ऑफ साउंड, ये फिट करना चाहिए। उसके बाद है सोनार टेक्नोलॉजी। सो सोनार इज द शॉर्ट टर्म फॉर्म साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग इसका शॉर्ट फॉर्म है सोनार। सो ये डायरेक्शन, डिस्टेंस और स्पीड, ये कोई अंडर वाटर ऑब्जेक्ट होगा तो उसकी डायरेक्शन, डिस्टेंस और स्पीड इसको डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। अब इसमें होता क्या है, सो ट्रांसमीटर और रिसीवर ये दो पार्ट यहाँ पर फिट किए जाते हैं बड़े शिप्स में। ट्रांसमीटर का काम है अल्ट्रासाउंड को छोड़ना, ये अल्ट्रासाउंड छोड़ेगा। कोई सरफेस पर लगने के बाद वो साउंड वेव रिफ्लेक्ट होंगे और रिफ्लेक्ट होने के बाद रिसीवर उसको कैच कर लेगा। अब साउंड वेव की क्या स्पीड थी ये तो अपने को पता है, ये तो मैंने टेबल में भी बताया था आपको। वो स्पीड के हिसाब से कितने टाइम में ट्रांसमीटर से साउंड वेव निकली और वहां तक पहुंची, ये पूरे टाइम को कैलकुलेट अगर कर दिया तो उनको क्या पता चल जाता है, डिस्टेंस। और फिर उनको ये पता चल जाता है कि सी बेड कितने दूर है। यहाँ पे अगर गलती से कोई सबमरीन आ गई, दुश्मन का कोई जहाज आ गया नीचे से, उसको सबमरीन बोलते हैं, तो वह सबमरीन का भी पता चल जाएगा कि अरे यहाँ पे अभी तो सी बेड इतने दूर था बट अब साउंड वेव यहाँ से ही दूर आ रही है, इसका मतलब कोई तो भी चीज़ आ गई। कोई हिल होंगी तो वो भी समझ में आएगा। तो ये चीज़ का फायदा होता है सोनार में। उसके बाद है सोनोग्राफी। सोनोग्राफी भी सोनार टेक्नोलॉजी के जैसे ही अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज करती है। सोनोग्राफी टेक्नोलॉजी यूजेस अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स टू जनरेट इमेजेस ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। हमारे बॉडी के अंदर के जो इंटरनल पार्ट्स है इनकी पिक्चर लेने के लिए, इनको डिटेक्ट करने के लिए सोनोग्राफी यूज होती है। जैसे कि स्वेलिंग, इन्फेक्शन, पेन, या कोई प्रेग्नेंट लेडी होंगी तो प्रेग्नेंट वुमन के अंदर का जो वूम्ब है, फेटस है, जो बच्चा है, इनको एग्जामिन करने के लिए सोनोग्राफी टेक्नोलॉजी यूज होती है। इसमें भी अल्ट्रासाउंड यूज करते हैं। दिस टेक्निक मेक्स यूज ऑफ प्रोब एंड अ जेल। यह है प्रोब और यहाँ पर जेल अप्लाई करते हैं अपने बॉडी पर, और वो जेल पर से प्रोब यानी कि फिसल ना पाए इसलिए अच्छा कांटेक्ट होना चाहिए, इसलिए अल्ट्रासाउंड का पूरा फायदा होने के लिए वो जेल यूज करते हैं। द जेल इज अप्लाइड टू द स्किन आउटसाइड द इंटरनल ऑर्गन। जहाँ का इंटरनल ऑर्गन अपने को देखना होगा, जैसे कि किडनी अगर देखनी होगी तो किडनी के ऊपर, शरीर के बाहर ही, अपने स्किन के बाहर ही वो जेल को लगा दिया जाता है। हाई फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासोनिक साउंड इज ट्रांसमिटेड इनसाइड द बॉडी विद द हेल्प ऑफ द प्रोब। सो प्रोब के हिसाब से अल्ट्रासाउंड बॉडी में छोड़ा जाता है। अपने इंटरनल ऑर्गन को वो अल्ट्रासोनिक साउंड लगकर वापस रिफ्लेक्ट होती है। इट इज़ कलेक्टेड बाय प्रोब। वो प्रोब कलेक्ट करता है और प्रोब कलेक्ट करने के बाद ये इंफॉर्मेशन किसके पास जाती है, कंप्यूटर के पास, और कंप्यूटर उसकी इमेज जनरेट करता है और इसके हिसाब से सोनोग्राफी सक्सेसफुल हो जाती है। और इसमें कोई तरह का पेन नहीं है, कोई नीडल नहीं यूज़ होती है, कोई सुई नहीं लगती है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल भी है और पेनलेस है। उसके बाद है वर्किंग ऑफ ह्यूमन ईयर। सो ह्यूमन ईयर ये इम्पोर्टेंट ऑर्गन है जिसके वजह से हम कोई भी साउंड सुन सकते हैं। हमारे ब्रेन, अपने ईयर के अंदर ईयर ड्रम प्रेजेंट है, ये वाइब्रेट होता है तब हमें सेंसेशन होता है, और वो ईयर ड्रम हमारे नर्व्स के थ्रू ब्रेन से कनेक्टेड है और ब्रेन को वो सिग्नल पता चल जाते हैं। तो इसका वर्क देखेंगे हम। सो देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ ईयर, आउटर ईयर, मिडल ईयर एंड इनर ईयर। सो आउटर ईयर इज कॉल्ड एज पिन्ना। जो बाहर का जो कान, हमें जो ईयर दिख रहा है तुमको, जो जिसको हम हाथ लगा सकते हैं, उसको पिन्ना बोलते हैं। द आउटर ईयर कलेक्ट्स द साउंड वेव्स
and passes them through a tube to a cavity in the middle ear. जो आउटर ईयर है वो साउंड वेव को कलेक्ट करेगा और वो ट्यूब के थ्रू हमारे मिडल ईयर तक वो साउंड को पहुंचाएगा. इट्स पेक्यूलियर फनल लाइक शेप हेल्प्स टू कलेक्ट एंड पास साउंड्स इनटू द मिडल ईयर. उसका शेप जो है वो क्या करता है, साउंड को कलेक्ट करता है. इसका जो घुमा हुआ जो शेप है ना अपने आउटर ईयर पिन्ना का, ये साउंड वेव को कलेक्ट करके मिडल ईयर तक पहुंचाने का काम करता है. उसके बाद मिडल ईयर, देयर इज अ थीन मेम्ब्रेन इन द कैविटी ऑफ मिडल ईयर कॉल्ड एज ईयर ड्रम. सो एक छोटी सी कैविटी है, छोटा एक पर्दा है जिसको ईयर ड्रम बोलते हैं, मिडल ईयर में प्रेजेंट है. व्हेन कंप्रेशन ऑफ साउंड waves reach to the eardrum, the pressure outside the increase and it gets pushed inward. अब ये जो ईयर ड्रम है ना, यह है मिडल ईयर के एंड में. जैसे ही कोई साउंड वेव का कंप्रेशन आता है, यानी साउंड वेव एक जगह आते तो ये अंदर चला जाएगा. रेयरफेक्शन उसके पीछे ही है, ये बाहर आ जाएगा. कंप्रेशन रेयरफेक्शन, कंप्रेशन रेयरफेक्शन, तो इसका क्या होगा, ईयर ड्रम का वाइब्रेशन चालू हो जाएगा. यह वाइब्रेशन को डिटेक्ट करने का काम है ये कॉक्लिया का. सो द साउंड वेव कॉज वाइब्रेशन ऑफ द मेम्ब्रेन. चलो वाइब्रेशन होगा मेम्ब्रेन का. उसके बाद है थर्ड और लास्ट इनर ईयर. सो इनर ईयर ये कनेक्टेड है ऑडिटरी नर्व से. ये इनर ईयर को जो स्ट्रक्चर है वो एक स्नेल की तरह है, जो यानी गोगल गाय जैसी हमारी रहती है, उसके शेप के तरह, उसके स्नेल के जो शेल है उसके तरह, उसके कॉक्लिया कहते हैं. ये कॉक्लिया, ये जो वाइब्रेशन है ईयर ड्रम का, ये कॉक्लिया डिटेक्ट करता है, इसको कलेक्ट करता है. इसका शेप पूरा घुमा हुआ है. इसको कलेक्ट करने के बाद ये जाएगा नर्व्स के पास, और नर्व्स किससे कनेक्टेड है, ब्रेन से. और ब्रेन एनालाइज दैट सिग्नल. ब्रेन वो सिग्नल को एनालाइज करता है, पहचानता है कि भाई आवाज़ किसका है, और हमको बताता है कि भाई ये टाइप का सिग्नल है, तो आप समझ जाओ. तो फिर आप उस तरफ से साउंड को डिटेक्ट कर सकते हो. सो उसके बाद है सॉल्व एग्जाम्पल. इसको तो मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा. कुछ नहीं है, बस एग्जाम्पल लिख कर है, आपको सिर्फ समझना है इसको क्या गिवन क्या हिसाब से देकर है, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है और किस टाइप से सॉल्व करना है. तो स्टूडेंट ये था हमारा लेसन 12 स्टडी ऑफ साउंड. होप करता हूँ मैं आपको वीडियो पसंद भी आया होगा, आपको समझ में आया होगा. 2 बार वीडियो देखना है क्योंकि आपको एक एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे. तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में. एक्सरसाइज है उसकी होमवर्क रहेंगी. टिल देन बाय.